हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे जो हमारी सीरीज चल रही थी एस के झा सर की साइंस वाली। एस के झा सर की जो साइंस बुक आई है मार्केट में, उसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्न करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने कल फिजिक्स को शुरू किया था। कल के वीडियो में हमारा एक पार्ट आया था, उसमें आप लोगों को उसके सारे ऑब्जेक्टिव कराए गए थे और आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। उम्मीद करते हैं आपको पिछले वीडियो भी पसंद आए होंगे और ये भी पसंद आएंगे। ये जो सारे प्रश्न हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स एनटीपीसी, रेलवे का और जो भी बीपीएससी, बिहार दरोगा या अदर किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए तो शुरू करते हैं प्रश्न। आज पुनः देखेंगे। पहला प्रश्न है, चिमटा यानी कि फायर टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? चिमटा जो है यह उदाहरण है तृतीय प्रकार का। आगे प्रश्न है, मशीन की दक्षता यानी कि कैपेसिटी होती है 100% से कम। उसके अगला प्रश्न है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक जो होते हैं वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। प्रश्न है, यह भार W है और प्रयास P है तो यांत्रिक लाभ होगा। यांत्रिक लाभ होता है W/P। अगला प्रश्न है 5 नंबर, निम्नांकित में कौन सा श्रेणी 1 लीवर का उदाहरण है? तो वह है प्लायर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? यांत्रिक लाभ बराबर होता है भार/आयास। 7वां प्रश्न, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है वह है तराजू। यहां तक हम लोगों ने किया था और अब हम जानेंगे अगला चैप्टर जो होगे उससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। ये जो प्रश्न होंगे वह घर्षण से संबंधित चैप्टर का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में होगी। आगे दूसरा प्रश्न, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो त्वरण a से गतिशील है उस पर प्रयुक्त बल क्या होगा? यानी कि बल का बात कर रहा तो बल बराबर होता है मास इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma। अगला प्रश्न, दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या करता है? तो यह होती है न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जो कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करता है। पांचवा प्रश्न, कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। छठा प्रश्न, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होती है। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करता है? यानी कि किसी गतिशील वस्तु की स्थिति को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है, यह कहलाता है बल, और बल के प्रथम नियम में ऐसा वर्णित है। अगला प्रश्न, कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक कि उस पर कोई बल ना लग रहा हो, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है, झूले पर बैठे लड़के की गति हमेशा आवर्ती होती है। आगे है, झूले पर जो बैठे लड़के होते हैं उसकी गति आवर्त रूप में होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है 11 नंबर, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को F बराबर ma यानी कि
बल कहा जाता है। जो लोग बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे साथ अनअकैडमी पर जरूर जुड़ें। अनअकैडमी पर आपको फ्री स्पेशल क्लासेज, डेली पीडीएफ और अन्य सभी सुविधाएं आपको एक अच्छे एजुकेटर के द्वारा दी जाती है। आप बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर ले सकते हैं और वहां पर सबसे बड़ी बात है, आप अगर हमारा कोड AMAR10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आज ही बीपीएससी की अच्छी तैयारी के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अनअकैडमी पर। कोड ध्यान रखेंगे, AMAR10 यूज करेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है? इन सभी में न्यूटन के तीसरे नियम की जो व्याख्या करता है वह है रॉकेट लॉन्च करना, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। 13वां प्रश्न, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? यह दर्शाता है गति का तीसरा नियम। अगला प्रश्न, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? यह आधारित है न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर। अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति के तृतीय नियम जब प्रकाशित की गई थी तो वह था 1687 ईस्वी में। 16वां प्रश्न है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थिति पर लागू होता है? न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है यह लागू होता है जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। आप न्यूटन की गति का सबसे बढ़िया यह है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसे ध्यान में रखेंगे, आपको ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाएगी। अगला प्रश्न, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या सहित किया जा सकता है? यह है न्यूटन के गति का पहला नियम। इसके सारे वीडियोज को देखने के लिए आप SCIENCE यानी कि साइंस वाली प्लेलिस्ट में आप चेक करेंगे, वहां इसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 केजी के आदमी को धक्का देता है। 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से ढकेलता है? यानी कि जितना उसका बल होगा उतना ही बल लगाएगा, जितने भार होंगे उतना वह बल भी लगाएगा, यानी 50 न्यूटन। अगला प्रश्न, गति का दूसरा नियम है वह है संवेग से संबंधित। 20 नंबर प्रश्न है, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि उसे गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने भी कभी जब भी आप हाई जंप करने जाते हैं तब आप कुछ रनिंग लेकर के हाई जंप को करते हैं, तो वह कारण है गति के जड़त्व से छलांग लगाने में मदद करता है। अगला प्रश्न 21 नंबर, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर जड़त्व के कारण हटता नहीं है। 22 नंबर प्रश्न, अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को कहते हैं जड़त्व। ऑप्शन बी। 23 नंबर प्रश्न है, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है जड़त्व। ध्यान रखेंगे, किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहना या गतिशील वस्तु में उसी गतिशील में गतिशील रहने की प्रक्रिया यह कहलाता है जड़त्व। अगला प्रश्न 24 नंबर, जड़त्व यानी कि इनर्शिया का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह किया गया था न्यूटन के द्वारा। अगला प्रश्न 25 नंबर, जब बंदूक में से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो यह है गति का तृतीय नियम का। बीपीएससी का फ्री प्लान लेने के लिए आप हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ें और वहां पर AMAR10 कोड को जरूर यूज करें। AMAR10 कोड यूज करते ही आपको 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेज मिलेंगे, डेली एंड वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट मिलेगा,
20,000 प्लस लाइव क्यूज मिलेंगे। साथ ही डेली T20 सीरीज और स्पेशल इवेंट भी दिए जाते हैं। तो आज ही हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ें और बीपीएससी का एक बेहतरीन तैयारी करें। ध्यान में रहे, कोड आप हमारा यूज करेंगे अमर10। अमर10 कोड को यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है। आगे प्रश्न है 27 नंबर, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उससे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? किसी वस्तु को गति में लाने के लिए धक्का देना और खींचना कहलाता है बल। 28 नंबर प्रश्न है, समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के द्वितीय नियम के रूप में जाना जाता है, यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। आगे प्रश्न है, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम को व्याख्यात करता है? यह नियम है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगला प्रश्न, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु का वजन के समान होता है। 31 नंबर प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है? यानी कि दोनों वस्तुओं के बीच का जो बल है वह हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह न्यूटन के तीसरे नियम को बताता है। 32 नंबर प्रश्न, जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति की व्याख्या करता है? यानी कि कोई बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति पीछे की दिशा में गिरता है। यह नियम है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। 33 नंबर प्रश्न है, वह व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तब नाव क्या होगा? नाव तट से दूर चली जाएगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है वह है बल। ऑप्शन नंबर बी, बल जो है हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही लगती है। आगे बल बराबर होता है F इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। 36 नंबर प्रश्न है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? प्रतिबल का जो प्रभाव है वह हमेशा क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। 37 नंबर प्रश्न, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खिंचाव कहा जाता है। खिंचाव कहा जाएगा जब उसे दोनों सिरों से पकड़कर खींचा जाता है। आगे है 38 नंबर प्रश्न, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ पर अगर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न हो तो उसे दृढ़ता कहा जाता है, यानी दृढ़ता कहलाता है। अगला प्रश्न 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? असंतुलित बल का प्रभाव जो नहीं है वह है वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 40 नंबर, डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है बल। आगे है 41 नंबर प्रश्न, डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। प्रकृति में अकेले बल नहीं होता है। आगे प्रश्न है 42 नंबर, निम्न परिस्थितियों में से किस में कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है? नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। आगे प्रश्न है
ठोस सतह द्वारा किसी वस्तु का सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में जो बल लगाया जाता है उसे कहा जाता है सामान्य बल। 44 नंबर प्रश्न, खींचने का एक उदाहरण है। खींचने का एक उदाहरण है इसमें ध्वज फहराना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सभी बलों में होता है, सभी बलों में होता है परिमाण और दिशा दोनों। आगे प्रश्न है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश होगा। यानी प्रश्न को समझेंगे, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल उसमें शून्य होगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो देखेंगे, घर्षण बल वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा है वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने यानी फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है। और तीसरा है मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है। वह चौथा जो है रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है। तो यह है जो गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 48 नंबर, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह रुकती है घर्षण के कारण। 49 नंबर, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है घर्षण। यानी दो सतह के बीच अनियमितताएं यानी कि एक दूसरे का विपरीत हो तब वहां घर्षण होती है। अगला प्रश्न 50 नंबर, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। तो गति का जो द्वितीय नियम है यह किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। यह होगी गति के दूसरा नियम। आगे है 58 नंबर प्रश्न, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर मिसप्रिंट है, प्रश्न संख्या सभी मिसप्रिंट है। 50 के बाद 51 होगा जो कि यहाँ पर 58 लिखी गई है। तो ध्यान देंगे, घर्षण बल जो है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। इस बुक में कल भी एक वीडियो में आपको बताए थे कि वहाँ पर नंबरिंग गलत है, तो ये नंबर पे आप ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, कुछ मिसप्रिंट जरूर है। आगे यानी घर्षण बल जो है यह कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत। आगे, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि घर्षण द्वारा जो किए गए कार्य का जो है वह तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। आगे, किसी रॉकेट का उड़ान भरना संवेग संरक्षण के नियम द्वारा समझा जा सकता है। रॉकेट जो उड़ान भरती है वह संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? कोई भी रॉकेट जो है वह अंतरिक्ष में कार्य करता है संवेग संरक्षण के नियम पर। अगला प्रश्न है 62 नंबर, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल होती है। यानी कि जो बहुत पुराने मॉडल था पेंडुलम घड़ी का, उसका कार्य पद्धति मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक रूप में था। अगला प्रश्न, गति का प्रसिद्ध नियम दिया था न्यूटन ने। आगे, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर डैश के समानुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इन सभी में जो कथन गलत है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर झटका लगती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है।
तो गति का जो तीसरा नियम है वह स्थिति और वेग के बीच के संबंध को बताता है। अगला प्रश्न, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम जो है वह बल के प्रभाव को समझने में सहायक होता है। ध्यान रखेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम बल का नियम बताता है। आगे, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा। यानी कि कोई भी प्रतिरक्षा फोर्स जो होती है उसे विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है 180 डिग्री। आगे, अब अगला चैप्टर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा से संबंधित। तो आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करते रहेंगे और जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही पीडीएफ के लिए आप हमारे साथ लिंक दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेंगे। तो बढ़ते हैं पहला प्रश्न, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक हल्के तथा एक भारी पिंड का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? यह अधिक होता है हल्के पिंड की। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वह है स्थितिज ऊर्जा। आगे, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। हॉर्स पावर जो है यह शक्ति की यूनिट है। आगे, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे को 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य होता है शून्य। यानी कि 90 डिग्री पर बल और पिंड का विस्थापन रहे तो कार्य शून्य होता है। आगे, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा जब आकार में बदलाव हो तो उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। आगे प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 kWh बराबर होता है 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। 36 गुना 10 पर पावर 5 जूल। आगे, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाता है। यानी कि दोनों अपनी प्रारंभिक आकृति को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। अगला प्रश्न, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो रॉकेट होते हैं वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह होता है अदिश राशि। अगला प्रश्न, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है, इसके नए संवेग का मान हो जाएगा। यानी कि अगर किसी पिंड के गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी तो उसका नया संवेग होगा प्रारंभिक मान से 2 गुना। आगे, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब बल की डैश में विस्थापन के होती है। यानी कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तभी होगा जब बल की दिशा में विस्थापन होती है। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा सम्मिलित रूप से कहा जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। आगे प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होगा। p और m में दोनों पदों में गतिज ऊर्जा का मान होगा p² बटा 2m। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक होगा? संवेग अधिक होगा भारी पिंड का। आगे है संवेग बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेग m इंटू v।
ध्यान रखेंगे संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अगला प्रश्न है जो कि आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है। उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो, यानी कि कोई ट्रक और कोई एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उसे रोकने के लिए अगर कोई बल प्रयुक्त किया जाता है तो दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न, आदर्श मशीन की दक्षता बराबर होती है n बराबर 100%। आगे, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्ररक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? तो यह करने का कारण है क्योंकि वह लंबे समय तक बल का अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जब एक पिंड किसी अनंत तल पर लुढ़कता है तो इसके पास रहती है दोनों गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। आगे, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। यानी कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग होती है जो इस तरह से रहती है, उसमें कंप्रेशन डालते हैं तो उस पर जो काम होता है वह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए। आगे, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। इस प्रकार के बल को कहा जाता है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यानी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य होता है, यह कार्य होता है न्यूनतम। आगे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग का गुणनफल हमेशा संवेग कहलाता है। m इंटू वी बराबर संवेग और f इंटू एफ बराबर m इंटू ए बराबर बल। बल में होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। आगे, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है चौथाई, यानी कि 1/4। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, हम लोगों ने कुछ चैप्टर को किया है। ऐसे ही और आगे भी कुछ पार्ट्स आएंगे। ये रहा हमारा पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आई थी, जो लोग उसे नहीं देखे हैं उसे जा कर के ज़रूर देख लें। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे। आप लोग बीपीएससी की जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वह हमारे साथ अनअकैडमी पर जुड़ें और वहां पर इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए 10% आपको डिस्काउंट दी जाएगी, जिसमें आप हमारा कोड AMAR अमर 10 यूज करते हैं तब। तो आज ही अनअकैडमी से जुड़ें और अपना तैयारी करें। जो लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेज कैसे ज्वाइन करें? अभी हाल ही में 2 दिसंबर से फ्री क्लासेज चल रही है, जिनमें आप आनंद प्रकाश सर की, अभय प्रताप सर की और भी एक्सपीरियंस टीचर के बारे में जान सकते हैं और उनके स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इन सभी का क्लास ज्वाइन करेंगे, वो सभी आपके एक्सपीरियंस टीचर हैं, किन्हीं की 14 साल की, किन्हीं की 10 साल की, 12 साल की एक्सपीरियंस है। उन सब से जुड़ने के लिए आप कैसे अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज? तो आप जाएंगे अनअकैडमी ऐप पर और वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन को लेंगे, वहां से आप अटेंड कर सकते हैं लाइव क्लासेज। साथ ही पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए किसी भी वीडियोज के नीचे आपको डाउनलोड, व्यू पीडीएफ और शेयर के ऑप्शन होंगे, वहां पर आप व्यू पीडीएफ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही डॉट क्लियर करने के लिए हाउ टू क्लियर डॉट्स पे आप जाएंगे किसी भी वीडियो के सेशन में, वहां पर आपको डॉट क्लियरिंग सेशन डेली चलाई जाती है। वहां जाकर के आप अपने डॉट्स क्लियर कर सकते हैं और अपने सपने को साकार करने के लिए, यानी बीपीएससी को साकार करने के लिए आपके मन में जो भी डॉट है, चाहे वह बीपीएससी से संबंधित या
आपके क्वेश्चंस आंसर से संबंधित उसे आप क्लियर कर सकते हैं। अब आपको इसमें फीचर दी जाती है डेली क्यूज का। तो हाउ टू अटेम्प्ट क्यूज में आप जाएंगे तो आपको वीडियो सेशन में शेड्यूल जो होती है वहाँ पर वीकली क्यूज का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप वीकली क्यूज भी कर सकते हैं। आगे चलें तो आगे आपको इसके सब्सक्रिप्शन कैसे लेने हैं। आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद मेनू बार में साइड में आपको 3 डॉटेड लाइन दिखेंगे, वहाँ पर जाकर बीपीएससी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते ही आपको इस तरह के इंटरफेस दिखेंगे, जहाँ पर आप ले सकते हैं 1 महीने का कोर्स, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का और 24 महीने का। इन सभी में आपको 12 महीने का कोर्स लेना चाहिए, सबसे मोस्टफुली है। आप 1 साल में अच्छी तैयारी कर सकते हैं बीपीएससी के लिए। आप चाहें तो 2 साल का कोर्स भी खरीद सकते हैं। और इन सभी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमारे द्वारा इंस्टेंट डिस्काउंट पाने के लिए 10% डिस्काउंट आपको दी जाएगी जब आप हमारे रेफरल कोड डालने के बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। आपका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पूरे हो जाएंगे। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी ऐप को और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद।